नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से बात चल रही थी, लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मनोविश्लेषणवाद पढ़ाइए, और मनोविश्लेषणवाद हिंदी साहित्य की बहुत सारी परीक्षाओं में, यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी प्रस्तावित है और थोड़ा जटिल सा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से साहित्य से संबंधित नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका संबंध है। ये एक सिद्धांत है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस मनोविश्लेषणवाद को, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है, हम छोटे छोटे 3 सत्रों में करेंगे। एक सत्र में हम सिगमंड फ्राइड, यानी आज के सत्र में हम सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद की सिद्धांत की स्थापना की, जो उनके प्रवर्तक हैं, उनके सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे, बारीकी से समझेंगे। और अगले सत्र में हम एडलर और जुंग का जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणवाद पर, उन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए, उनके विषय में पढ़ेंगे। और तीसरा सत्र हमारा होगा इन दोनों सत्रों पर आधारित प्रश्नों पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले हमारे लिए दोस्तों ये जानना जरूरी है कि मनोविश्लेषण आखिर होता क्या है। तो अगर हम मनोविश्लेषण शब्द को 2 टुकड़ों में विभाजित करें, यानी इसका संधि विच्छेद करें, तो मन और विश्लेषण 2 शब्द निकल करके हमारे सामने आते हैं। और संधि की दृष्टि से इसमें मनः विश्लेषण यानी विसर्ग संधि है। तो मनोविश्लेषण यानी मन का विश्लेषण, यानी एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा सिद्धांत जिसमें मन की परतों को खोलकर उसकी चर्चा करने की बात की जाती हो। अब जब इस मनोविश्लेषण शब्द में वाद जुड़ जाता है तो थोड़ा सा अर्थ इसका भिन्न हो जाता है। यानी मनोविश्लेषणवाद का मतलब हुआ, वाद होने से मतलब हुआ एक सिद्धांत, एक ऐसी पद्धति जिसमें मन का विश्लेषण करने पर बल दिया गया है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक पद्धति जिसका आधार क्या है, मन का विश्लेषण करना। और मन का विश्लेषण करना, एक साहित्यकार के मन का विश्लेषण करके उसकी साहित्य की कला को, उसके मर्म को समझा जा सकता है। एक कलाकार के मन का विश्लेषण करके उसके सृजन के मूलभूत आधार को समझा जा सकता है, उसकी विचारधारा को समझा जा सकता है। तो यही कारण है कि फ्रायड ने हालांकि एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में, एक चिकित्सा की पद्धति के रूप में इस सिद्धांत की शुरुआत की थी, लेकिन क्रमशः यह सिद्धांत कला और साहित्य से भी जुड़ गया। तो मनोविश्लेषणवाद को मनोवैज्ञानिक कला साहित्य चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। यानी मूलभूत सिद्धांत क्या है, मनोविश्लेषणवाद, जिसमें मन का विश्लेषण करने की पद्धति है। लेकिन जब यह मन का विश्लेषण करने की पद्धति कला और साहित्य का विश्लेषण करती है मन के विश्लेषण के आधार पर, तब यह कहलाती है मनोवैज्ञानिक कला साहित्य चिंतन। इस बात को हम भूलेंगे नहीं। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं सिगमंड फ्रायड। आपको यह कंठस्थ कर लेना है कि मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत की जो सबसे पहली जानकारी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, वो है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन माने गए हैं या प्रवर्तक कौन माने गए हैं। आपका उत्तर होना चाहिए सिगमंड फ्रायड। आगे चलें। अब अन्य मनोविश्लेषणवादियों ने भी सिगमंड फ्रायड के इस सिद्धांत पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, और थोड़ा बहुत अंतर उन सभी के विचारों में रहा, जिनमें से 2 विचारक खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। एक है अल्फ्रेड एडलर और दूसरे हैं कार्ल गुस्ताव जुंग। तो ये दोनों विशेष उल्लेखनीय है। अगले सत्र में हम इन दोनों के सिद्धांतों पर बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण के जिस सिद्धांत का प्रवर्तन किया, जिस सिद्धांत को जन्म दिया, उसमें एडलर ने और गुस्ताव जुंग ने अपनी ओर से क्या कुछ नया जोड़ा। मनोविश्लेषणवाद वास्तव में मानसिक और स्नायविक रोगियों के उपचार की एक विशेष पद्धति के रूप में विकसित हुआ। ये बात ध्यान में रखनी है। मैंने अभी आपसे कहा कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति थी, यानी ये एक चिकित्सा की पद्धति थी। जो मन के रोगी होते हैं, मस्तिष्क के रोगी होते हैं, यानी मनोरोगी होते हैं,
जो स्नायविक रोगी होते हैं, यानी जो तनावग्रस्त बहुत ज्यादा रहते हैं और उस तनाव के कारण उनके शरीर में अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, उनका उपचार करने की पद्धति के रूप में मनोविश्लेषणवाद का जन्म हुआ। अब जब ये उपचार के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा था तो इसका आधार क्या था? आपने सम्मोहन का नाम दोस्तों सुना होगा। सम्मोहन जिसे कहते हैं हिप्नोटिज्म अंग्रेजी में। तो सम्मोहन का अर्थ है किसी सामने वाला जो रोगी है उसको इस तरीके से मोहित करना कि उसके अचेतन मन में जो कुंठाएं, जो भावनाएं, जो वासनाएं दबी हुई हैं, जिनके कारण वो मानसिक और स्नायविक रोगी हो गया है, उनका पता लगाना और उनका उपचार करना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मनोविश्लेषणवाद वास्तव में चिकित्सा की एक विशेष पद्धति के रूप में जन्मा, और ये चिकित्सा की पद्धति किनके काम में लाई जाती थी? मानसिक और स्नायविक रोगियों के। और इसका आधार क्या था? इसका आधार था सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म की अवस्था, जिसको सम्मोहित व्यक्ति की अवस्था को कहते हैं, हिप्नोटाइज्ड स्टेट। ये इसका आधार बनाया गया। इस पद्धति में ये जो सम्मोहन की अवस्था है, इस पद्धति में अंतर्मन की उन बातों को भी जानना संभव है जिन्हें व्यक्ति बोध की अवस्था में बताने में समर्थ रहता है। यानी दोस्तों, हम सबके मन में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हर बात हर किसी व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करने लायक हम नहीं समझते, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व, हमारी चिंतन धारा, हमारे संस्कार बहुत सारी नैतिक मर्यादाओं में, सामाजिक दबावों में दबे रहते हैं। तो वो जो अंतर्मन की बातें हैं, जब वो बहुत ज्यादा प्रबल रूप धारण कर लेती हैं दबने के बाद, तो वो कई बार विकृतियों के रूप में सामने आती हैं, और वो विकृतियां हमें मनोरोगी बना देती हैं। तो इसलिए सम्मोहन के आधार पर, क्योंकि जब तक हम किसी भी मनोरोगी की चिकित्सा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम उसकी जड़ को न जान लें कि आखिर इस मनोरोग का कारण क्या है। तो जब कोई चिकित्सक हिप्नोटिज्म के द्वारा यानी सम्मोहन के द्वारा उस बीमारी के मूल कारण को जान लेगा, तब वो उसका निदान कर पाएगा। तो इसलिए क्यों सम्मोहन को आधार बनाया गया? क्योंकि इसके द्वारा अंतर्मन की उन बातों को भी जाना जा सकता है जो व्यक्ति चैतन्य अवस्था में किसी को नहीं बताता। माना गया कि सम्मोहन के क्षणों में मानसिक रोगी के चेतन मन के माध्यम से अचेतन मन में भी झांका जा सकता है। अब ये जितनी भी कुंठाएं, जितनी भी हमारी दमित वासनाएं या इच्छाएं होती हैं, ये सब दबाए जाने पर जब अभिव्यक्त नहीं होती तो कहां जाती हैं? ये जाती हैं दोस्तों हमारे अचेतन मन में। और सम्मोहन एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें व्यक्ति को सम्मोहित कर जो चिकित्सक है वो उसके अचेतन मन में झांकता है, यानी उन दमित इच्छाओं और कुंठाओं का पता लगाता है जो उसके मनोरोग का कारण है। तो इसीलिए सम्मोहन की अवस्था को यानी हिप्नोटिज्म को इस मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत महत्व दिया गया, क्योंकि इसके द्वारा कोई भी चिकित्सक अपने रोगी के, जो मनोरोगी है, उसके अचेतन मन में झांक कर रोग के मूल कारणों का पता लगा सकता था। अब बात आती है मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड की। तो सिगमंड फ्रायड दोस्तों एक यहूदी परिवार से थे। इनका जन्म 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में एक नगर है मोराविया नगर, उसके एक यहूदी परिवार में हुआ। इनका पालन पोषण और इनकी शिक्षा दीक्षा सब वियना में संपन्न हुई। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहां पर संपन्न हुई क्योंकि वो एक छोटे नगर में उत्पन्न हुए थे। तो शिक्षा के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए उनकी व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था कहां की गई? वियना में की गई। 1881 में इन्होंने चिकित्सा शास्त्र में एमडी की डिग्री यानी मास्टर्स ऑफ डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, और विभिन्न अलग अलग चिकित्सा विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनमें इन्होंने काम किया। 1902 में ये न्यूरोलॉजी से जुड़े यानी मनोरोग से जुड़े, और वहां इनकी योग्यता निखर कर सामने आई, और ये साबित हो गया कि सिगमंड फ्रायड न्यूरोलॉजी के एक असाधारण प्रोफेसर हैं। यानी बहुत सारे चिकित्सा क्षेत्रों में काम करने के बाद उन्हें अपनी मूलभूत वास्तविक क्षमता और सामर्थ्य का पता चला कि वे मनोरोग के क्षेत्र में चिकित्सा में अत्यधिक उल्लेखनीय कार्य कर सकते हैं। तो वो एक न्यूरोलॉजी के असाधारण प्रोफेसर के रूप में सामने आए।
1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों, तो दूसरे विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के लगभग 3 महीने बाद इनका निधन हो गया। यानी 1856 से 1939 ईस्वी तक का इनका जीवन काल रहा। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ग्रंथों की रचना की और इनमें से मनोविश्लेषण विषयक 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके नाम हम कंठस्थ कर लेंगे, आपको भूलने नहीं है। पहला ग्रंथ है स्टडीज इन हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक प्रकार की बीमारी होती है दोस्तों, जो मनोरोग से संबंधित होती है। तो उस पर विशेष अध्ययन कर, क्योंकि ये मनोरोग के, न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर बहुत अच्छे प्रोफेसर साबित हुए थे, इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ था स्टडीज इन हिस्टीरिया, यानी हिस्टीरिया रोग का विशेष अध्ययन किया इन्होंने और उस पर अपना ग्रंथ लिखा। दूसरा ग्रंथ था द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, क्योंकि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो हमारा अचेतन मन होता है, जब हम स्वप्न की अवस्था में, अब नींद की अवस्था में होते हैं, तो हमारे अचेतन मन की जो कुंठाएं होती हैं वो स्वप्न के रूप में अर्धचेतन मन पर प्रतिबिंबित होती हैं। तो उसको उन्होंने द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है सपना, तो सपनों को मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से उन्होंने इस ग्रंथ में विश्लेषित किया। इसके बाद तीसरा इनका ग्रंथ है एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस, यानी साइको एनालिसिस यानी किसी की भी मनोवृत्ति, जो मनोरोग है, मनोवृत्तियां हैं, उनका विश्लेषण उन्होंने किया और किस प्रकार एक मन के रोगी का विश्लेषण किया जाए उसकी रूपरेखा इन्होंने इस ग्रंथ में प्रस्तुत की। तो ये 3 ग्रंथ उनके मनोविश्लेषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? वो है एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस, यानी साइको एनालिसिस की रूपरेखा। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मनोविश्लेषणवाद से संबंधित है। अब मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत उन्होंने क्या क्या बातें की? सबसे पहली बात, फ्रायड ने जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किया। इस बिंदु को हम भूलेंगे नहीं। क्या क्या आधार थे मनोविश्लेषणवाद के? जीव विज्ञान और दूसरा है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो है ही, क्योंकि मन का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन मन, हमारा जो मस्तिष्क है दोस्तों, वो हमारे शरीर का अंग है और हमारे शरीर का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत, क्योंकि मन की, हमारा शरीर की सारी जो क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? हमारे मस्तिष्क के द्वारा। और हम जब किसी भी मनोरोगी का अध्ययन करते हैं तो उस मनोरोग के कारण उसके शरीर में और कौन कौन सी विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, इसकी जानकारी भी हमें लग जाती है, हम उसका निदान भी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मनोविश्लेषणवाद का आधार किस किस को लिया? जीव विज्ञान को और मनोविज्ञान को। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को 4 बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है, यानी उनके मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत को समझने के लिए 4 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले अचेतन की अवधारणा, यानी अचेतन मन जो हमारा होता है उसके विषय में फ्रायड ने क्या कहा। यहां एक बात ध्यान में रखनी है कि फ्रायड ने अपने सिद्धांत में, अपने मनोविश्लेषणवाद में इस अचेतन मन को सबसे ज्यादा महत्व दिया। ये एक बहुत ही अद्भुत और अनोखी बात है कि उनके लिए चेतन से ज्यादा महत्वपूर्ण है अचेतन, तो अचेतन मन को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। ये बिंदु आपको किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है। दूसरी बात हुई मानव मन के प्रमुख तत्व, यानी उन्होंने कौन कौन से तत्व बताए मानव मन के। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है जिससे हम उनके मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत को समझ पाएंगे। तीसरी बात है लिबिडो या कामवृत्ति, क्योंकि उन्होंने सारी क्रियाकलापों का जो आधार है वो लिबिडो यानी कामवृत्ति में बताया। और उसके बाद उनका चौथा बिंदु उनके मनोविश्लेषणवाद का है विभिन्न वृत्तियां जो अन्य उनके मनोविश्लेषणवाद में समाहित हुई। अब इन चारों बिंदुओं को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे अचेतन की अवधारणा, यानी अचेतन मन को किस रूप में देखते हैं फ्रायड अपने मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत, इस बात को हम यहां समझेंगे। सबसे पहली बात क्या है? फ्रायड ने कहा कि मानव का जो मन है वो जल में तैरते हुए हिमखंड के समान होता है। अगर किसी पानी में कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो दोस्तों उसकी स्थिति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसकी स्थिति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसका जो हिस्सा जल में डूबा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देगा।
केवल जो जल के ऊपर है वही हिस्सा हमें दिखाई देगा। यानी इस उपमान के द्वारा, इस उपमा के द्वारा वे क्या कहना चाहते थे? फ्रायड ये कहना चाहते थे कि हमारा जो मन है उसका एक हिस्सा हमेशा हमारे लिए अभेद्य, अज्ञात और रहस्यमय होता है और एक हिस्सा हमेशा हमें ज्ञात होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि फ्रायड ने मनुष्य के मन को किसके समान माना? जल में तैरते हिमखंड के समान माना। और इसका तात्पर्य उनका क्या था कि एक हिस्सा मनुष्य के मन का हमेशा अंधकार में, रहस्य में रहता है, अज्ञात रहता है, और जो हिस्सा दिखाई देता है हिमखंड का, वो हिस्सा हमारे मन का भी होता है जो सबको ज्ञात होता है। फ्रायड ने मानव मन के 3 भाग माने। अब यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहां से मनोविश्लेषणवाद की उनकी धारणा शुरू हो रही है। अब कौन से हैं वो 3 भाग? सबसे पहला चेतन मन यानी कॉन्शियस, अवचेतन या अर्धचेतन मन यानी प्री कॉन्शियस, जिसको आजकल सब कॉन्शियस भी कहा जाता है, अचेतन यानी अनकॉन्शियस। यानी 3 बातें उन्होंने मानी, चेतन मन, अवचेतन या अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अब इनके बीच में अचेतन की क्या अवधारणा है, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रायड के अनुसार अचेतन और अर्धचेतन चेतन मन के ही 2 रूप हैं। उनकी दृष्टि में अचेतन क्यों महत्वपूर्ण है, उसका कारण है कि वे मानते थे कि अचेतन मन और अर्धचेतन मन चेतन मन के 2 भाग हैं। यानी इनका ये दोनों किसके भाग हुए? चेतन मन के। यानी थोड़ी बहुत चेतना इनमें भी है, लेकिन एक पूरी तरह से सोया हुआ है और एक आधा सोया हुआ है। यानी थोड़ा बहुत चैतन्य यहां भी है। तो चेतन मन के 2 भागों के रूप में उन्होंने अचेतन और अर्धचेतन को माना। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि चेतन मन वो मन है जिससे व्यक्ति देखता है चीजों को और अनुभव करता है, समझता है, जानता है। तो वो कौन सा मन है? चेतन मन है। अचेतन मन क्या है? अचेतन मन, जैसी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, मनुष्य की दमित इच्छाएं कौन सी? जिन इच्छाओं को हम किसी ना किसी कारणवश दबा देते हैं, वो दबी हुई इच्छाएं, वो हमारी आकांक्षाएं जो हम करना चाहते हैं और कई बार नहीं कर पाते। हमारे समाज में दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि बेटा इंजीनियर नहीं बनना चाहता, लेकिन पिता का सपना है कि वो इंजीनियर बने। तो उसकी अगर मान लीजिए कोई साहित्यिक रुचि है या किसी अन्य क्षेत्र में रुचि है, तो उसकी वो रुचि, वो आकांक्षा दब जाती है और वो इंजीनियर बना दिया जाता है। तो वैसी दबी हुई आकांक्षाएं, सुप्त वासनाएं, सोई हुई वासनाएं जिनके बारे में उसको खुद को नहीं पता, उन सब का एक शक्तिशाली पुंज है, एक समूह है। यानी अचेतन मन जिसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं फ्रायड, उसमें क्या है? दबाई हुई इच्छाएं, वो आकांक्षाएं जो पूरी नहीं हो सकी, और वो वासनाएं जो दबी हुई हैं और स्वयं व्यक्ति ही नहीं जानता कि उसके मन में ये वासना भी है। ये 3 चीजों का शक्तिशाली समूह है जो हमारे लिए कैसा है, यानी व्यक्ति के स्वयं के लिए कैसा है? अज्ञात है, अभेद्य है और रहस्यमय है। यानी जिस व्यक्ति के मन, अचेतन मन में क्या है, वो व्यक्ति स्वयं उसे नहीं जानता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अर्धचेतन या अवचेतन मन क्या है? अर्धचेतन या अवचेतन मन चेतन और अचेतन मन के बीच का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा? जिस पर अचेतन मन की परछाई पड़ती रहती है। अब कैसे पड़ती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि जब हम नींद में होते हैं तो अचेतन मन की जो इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं होती हैं, वो हमेशा नहीं, कभी कभी अर्धचेतन मन पर या अवचेतन मन पर स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। इसलिए कहा गया फ्रायड के द्वारा कि अचेतन मन की परछाई किस पर पड़ती है? अर्धचेतन या अवचेतन मन पर पड़ती है। निद्रा के समय जब चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, तब अचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं अवचेतन मन पर स्वप्न के रूप में प्रतिबिंबित होती हैं। फ्रायड के अनुसार चेतन और अचेतन में द्वंद्व चलता रहता है। यानी संघर्ष किसके बीच में होता है? चेतन और अचेतन मन के बीच में। संघर्ष का कारण क्या है, यह भी हम आगे समझ लेंगे। चेतन मन कौन सा है दोस्तों? जो देखता है चीजों को और समझता है।
अचेतन मन कौन सा है? जो कुछ हम कर नहीं पाते, हमारी दबी हुई इच्छाएं और आकांक्षाएं जहां स्टोर होती रहती हैं, जमा होती रहती है, स्टोर रूम है वो। तो संघर्ष तो होगा ही। कब होगा संघर्ष? जब अचेतन मन की दबी हुई कोई इच्छा बहुत प्रबल हो जाएगी कि भाई मुझे तो ये करना ही है, लेकिन वो सामाजिक मर्यादा के खिलाफ है। तो चेतन मन जो परिवेश को देखता है, समझता है, वो क्या करेगा? इस इच्छा को सामने आने से रोकेगा। तो संघर्ष चेतन और अचेतन के बीच होगा, ये फ्रायर ने स्पष्ट किया। यानी हमेशा व्यक्ति के चेतन और अचेतन मन में संघर्ष, द्वंद्व चलता ही रहता है। चेतन मन विभिन्न मर्यादाओं, नैतिक वर्जनाओं और संस्कारों से युक्त होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का पालन पोषण किसी एक विशेष परिवार में, एक पृष्ठभूमि में, एक परिवेश में होता है। दोस्तों, हर परिवार की अपनी मर्यादाएं होती हैं, अपने दृष्टिकोण होते हैं, अपनी विचारधाराएं होती हैं और अपनी सीमाएं होती हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति को कार्य करना होता है। तो हर परिवार की, हर परिवेश की, हर समाज की अपनी मर्यादाएं हुई, अपने नैतिक मूल्य हुए, जिनके कारण बहुत सारे कामों को करने से रोका जाता है, और अलग अलग संस्कार हुए। तो इन सारी चीजों से बंधा हुआ क्या होता है? व्यक्ति का चेतन मन। तो जब इन सब चीजों के कारण किसी काम को दबाया जाएगा, रोका जाएगा, तो चेतन मन के वो कार्य कहां जाएंगे? अचेतन मन में दब करके इकट्ठे होंगे। और यही कारण है कि जब अचेतन मन में दबे हुए वो कार्य, वो भाव, वो विचार प्रबल होकर सामने आएंगे, तो चेतन मन उन्हें रोकेगा और उससे चेतन और अचेतन के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी। जब अचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन मन के धरातल पर आती हैं, ध्यान देंगे, संघर्ष होता है दोनों में, ये बात हमने कर ली। तो अक्सर ऐसा होता है कि अचेतन मन की इच्छाएं बहुत ज्यादा दबाओ आप किसी भी चीज को, तो कभी ना कभी तो वो अवसर पाकर के प्रबल और उग्र रूप में सामने आएगी ही। तो जब अचेतन मन की जो इच्छाएं और वासनाएं हैं वो चेतन मन के धरातल पर आती हैं, तो चेतन मन के संस्कार उसका प्रतिरोध और निषेध करते हैं। ये बात हम द्वंद्व के समय, चेतन और अचेतन के संघर्ष के समय समझ चुके हैं। चेतन मन के संस्कार अचेतन मन की असामाजिक और अनैतिक वासनाओं का दमन करते हैं। क्यों? क्योंकि चेतन मन वो मन है जो समाज को, परिवेश को देखता है, नैतिक मूल्यों में, वर्जनाओं में, मर्यादाओं में बंधा हुआ है। तो इसलिए वो दमन करते हैं, जिनसे जब बार बार किसी भी चीज को दबाया जाएगा तो दोस्तों वो क्या बन जाती है? कुंठा बन जाती है। तो वो मानसिक वर्जनाएं ग्रंथियां बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, कुंठा बन जाती है, और अंततः इन्हीं वर्जनाओं से मानसिक विकृतियां जन्म लेती हैं और मनोरोग का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके उपचार के लिए सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अब प्रश्न ये है कि हम इस मनोविश्लेषणवाद को क्यों पढ़ रहे हैं? हम इस मनोविश्लेषणवाद को चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से नहीं, बल्कि साहित्य की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है जिसके कारण ये मनोविश्लेषणवाद साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। कभी कभी अचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन मन के द्वारा परिष्कृत एवं उदात्त रूप में अभिव्यक्त होती हैं। देखिए, दो स्थितियां होती हैं दोस्तों। एक स्थिति वो होती है कि इच्छा को दबाया गया, बार बार दबाया गया, तो व्यक्ति के मन में प्रतिक्रिया हुई नकारात्मक कि अच्छा, मुझे नहीं करने दिया जा रहा ये काम, मैं किसी और को भी नहीं करने दूंगा, और वो हिंसक रूप धारण कर लेता है। और हम बहुत सारी फिल्मों में भी देखते हैं, बहुत सारी पुस्तकों में, उपन्यासों में भी पढ़ते हैं कि उस मनोविकार के कारण बहुत सारे हिंसापूर्ण कार्य करने को विवश हो जाता है वो मनोरोगी। लेकिन दूसरी ओर इसका एक पक्ष और है कि जिस व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जाता है, उस व्यक्ति के मन में इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन ऐसे जो और मेरे जैसे लोग हैं जिनको नहीं करने दिया जा रहा, मैं उनकी सहायता करूंगा। तो जहां सहायता का भाव मन में उत्पन्न हुआ, वहीं वो विचार, वो कुंठा, वो वर्जना जो हमारे कुंठा ग्रंथि का रूप धारण कर चुकी थी, वो परिष्कृत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व के दायरे में सीमित ही नहीं रही, बल्कि क्या हो गई? विकसित होकर समाज के कल्याण के लिए उपयोगी बन गई। तो ऐसी वर्जनाएं जब परिष्कृत रूप धारण कर लेती हैं, उदात्त रूप में अभिव्यक्त होती हैं,
तब वो कला और साहित्य के रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए मनोविश्लेषणवाद को साहित्य की दृष्टि से यहां पढ़ा जा रहा है। यानी फ्रायड का मानना था कि हर साहित्य, हर कला रूप के पीछे कोई ना कोई मनोवृत्ति विद्यमान होती है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब दूसरा जो बिंदु, ये हमने पढ़ी अचेतन मन की अवधारणा, क्योंकि अचेतन को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वे, और उसी के दौरान हमने चेतन मन में उनके विचार क्या हैं, अर्धचेतन मन के विषय में क्या विचार हैं, उनके विषय में भी पढ़ लिया, और कैसे चेतन और अचेतन मन के विषय में परस्पर द्वंद्व होता है ये भी हमने पढ़ लिया। अब दूसरा बिंदु आता है मानव मन के प्रमुख तत्व। फ्रायड ने मानव मन के 3 तत्व माने दोस्तों, बहुत ध्यान देंगे। 3 तत्व कौन से हैं? पहला है इदम या इद, दूसरा है अहम, ईगो। हम बहुत ईगो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उसके प्रयोग में बिल्कुल अलग होता है, यहां थोड़ा अलग है। तो दूसरा बिंदु हुआ, पहला इदम, दूसरा हुआ अहम, और तीसरा हुआ अत्यहम, यानी इद, ईगो और सुपर ईगो। अब इद क्या है? इदम या इद अचेतन मन का साथी है। इस बिंदु को आपको कंठस्थ कर लेना है। इद फ्रायड के अनुसार क्या है? क्योंकि अचेतन मन को महत्व देते हैं वो, तो अचेतन मन का साथी है इदम या इद। अब ये है क्या? ये एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग मानव की प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है कि मनुष्य को रिफ्लेक्स एक्शन के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यदि कोई कभी आपके पिता आपको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से न चाहते हुए भी अनजाने में ही अपने सिर को पीछे घुमाते हैं बचने के लिए। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि आपने सोचा नहीं है कि आप ऐसा करेंगे, बल्कि ये स्वयं आपके शरीर के द्वारा होता है। तो जो क्रियाएं ऑटोमेटिकली स्वयं होती हैं किसी भी क्रिया के प्रतिरूप के रूप में, प्रतिरोधी रूप में, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है। तो ये एक ऐसी शक्ति है इदम या इद जो रिफ्लेक्स एक्शन और विभ्रम यानी हेल्यूसिनेशंस। विभ्रम क्या है? विभ्रम है कोई भी ऐसी मिथ्या कल्पना जो सच नहीं है, लेकिन हम किसी क्षण विशेष में उसे सच मानकर, क्योंकि वो आनंददायक है, उसे सच मानकर उसके आनंद में डूब जाते हैं। हम मन के घोड़े जो दौड़ाया करते हैं कि आज मैं वहां घूमने जाऊं, आज मैं वो मूवी देखने जाऊं, आज मैं दोस्तों के साथ वहां पार्टी करूं, ये जो तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, चाहे हम जा ना पाएं, लेकिन हम जो उनके सपनों में खोकर आनंद लेते हैं, वो बहुत साधारण शब्दों में वो है विभ्रम और हेल्यूसिनेशंस। ये सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि क्षणिक आनंद हमको उससे मिल गया, जबकि वास्तव में हम नहीं गए कहीं भी, लेकिन हम केवल और केवल उस आनंद के क्षण के मिथ्या क्षण को जी रहे हैं सच मानकर। तो ये उनकी ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन और विभ्रम यानी हेल्यूसिनेशंस के परितोष में, उनकी संतुष्टि के लिए किया जाता है। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन को संतुष्ट करता है, क्योंकि ये मिथ्या जो आनंद प्राप्त करने के जो विभ्रम है, मतिभ्रम है, जैसे मृग तृष्णा होती है, उसको संतुष्ट करता है, इसलिए इस सिद्धांत के लिए फ्रायड ने शब्द इस्तेमाल किया सुख सिद्धांत, क्योंकि ये आनंद देता है व्यक्ति को। अंग्रेजी में कहा गया प्लेजर प्रिंसिपल, क्योंकि यह तनाव मुक्ति में सहायक होता है। हमने अभी ऊपर बात की कि स्नायु रोग होते हैं जो तनावग्रस्तता जिसके कारण होती है, तो तनाव मुक्ति के लिए रिफ्लेक्स एक्शन और हेल्यूसिनेशंस के संतुष्टि में इद की शक्ति का इस्तेमाल होता है। इसलिए क्योंकि ये तनाव मुक्ति में सहायक है, इसलिए इसके लिए फ्रायड ने इस्तेमाल किया प्लेजर प्रिंसिपल यानी सुख का सिद्धांत। अहम या ईगो क्या है? अब दूसरा तत्व कौन सा है मन का? पहला तो हो गया इद, दूसरा हो गया अहम। अहम या ईगो अचेतन और चेतन दोनों मनों से संबंधित है। इद किससे संबंधित था? केवल अचेतन मन से, लेकिन अहम चेतन मन से भी संबंधित है और अचेतन से भी संबंधित है। इसका विकास ध्यान देंगे बौद्धिक एवं पारिवारिक संस्कारों के माध्यम से होता है। यानी मनुष्य जब बुद्धि के धरातल पर जो चीजें देखता है, उनको सोचता है, तो किसका विकास होता है? अहम का विकास होता है। और परिवार उसको जो संस्कार देता है, जिन मर्यादाओं, जिन नैतिक मूल्यों की शिक्षा देता है, उससे विकसित होता है। यानी अहम का विकास बौद्धिक और पारिवारिक संस्कारों के माध्यम से होता है। इस पंक्ति को कंठस्थ कर लीजिए।
ये इदम की सहज, अब इस अहम की भूमिका क्या है? इदम की जितनी भी वृत्तियां हैं, क्योंकि इदम किसका साथी है? इदम है अचेतन मन का साथी, इसलिए इदम की जितनी भी सहज वृत्तियां हैं उनको व्यवस्थित कर उनके परितोष का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी दो प्रकार की वृत्तियां हो गई अचेतन मन में, एक तो कुंठित नकारात्मक और दूसरी सहज। तो वो जो सहज वृत्तियां हैं, इदम उनको व्यवस्थित करता है और उनकी संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त करता है कि किस प्रकार वो इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकी, असंतुष्ट रहीं, वो सहज वृत्तियां संतुष्टि प्राप्त करें, इसके लिए प्रयत्न करता है अहम। चेतना भी इसी का गुण माना जाता है। यानी अहम का गुण क्या हुआ? अहम का गुण हुआ इदम की सहज वृत्तियों को व्यवस्थित रखना, उनकी संतुष्टि का मार्ग प्रशस्त करना, और दूसरा गुण हुआ चेतना। यानी क्योंकि इसका संबंध चेतन मन से भी है और अचेतन मन से, अचेतन मन की वृत्तियों को व्यवस्थित कर रहा है तो ये अचेतन, क्योंकि इदम अचेतन का साथी है। दूसरा चेतना इसका गुण है क्योंकि ये चेतन मन से भी संबंधित है। तो दो खास बातें यहां ध्यान में रखनी है, और ये बात बिल्कुल आपको आगे के सिद्धांत को समझने के लिए इसे ध्यान रखना है कि बौद्धिक और पारिवारिक संस्कारों के माध्यम से अहम विकसित होता है। फ्रायड ने इसे वास्तविक सिद्धांत, कौन से सिद्धांत को? उसको तो कहा इदम के सिद्धांत को कहा प्लेजर प्रिंसिपल, सुख सिद्धांत, और अहम के सिद्धांत को कहा रियलिटी प्रिंसिपल, यानी वास्तविक सिद्धांत। अब आता है तीसरा तत्व मन का, और वो है अत्यहम यानी सुपर ईगो। इसका निर्माण दो उपतंत्रों के अधीन होता है, यानी इसके दो भाग हैं, दो रूप हैं जिनसे गठित होकर के सुपर ईगो बनता है। अब उस सुपर ईगो में क्या है? अहम आदर्श, ईगो आइडियल, यानी अहम का वो रूप जो आदर्शों के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा विवेक और अंतःकरण यानी कंसाइंस। अंतःकरण क्या है? कई बार दोस्तों आप लोग बात करते होंगे तो आप ऐसे बात करते होंगे, यार मेरे दिल से ये आवाज आ रही है। वो जो दिल की आवाज है वो क्या है? वो है आपके अंतःकरण की आवाज, कंसाइंस, जो अत्यहम यानी सुपर ईगो का एक भाग है। तो एक तो हुआ सुपर ईगो का भाग वो जिसमें आदर्श अहम है, यानी जो आदर्श की मर्यादाओं में बंधा हुआ है। दूसरा वो जो किसी भी चीज को देखता है तो उसको बुद्धि के धरातल पर सोचता है, विवेक है उसके पास, विवेक होती है संतुलित बुद्धि, यानी पक्ष और विपक्ष पर अच्छी तरह से बात करके, समझकर, सोचकर फिर निर्णय पर पहुंचना, और ये इसको ही इस दूसरे शब्दों में कहते हैं अंतःकरण। तो इन दो भागों से मिलकर बनता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अत्यहम के कौन से दो भाग हैं? अहम आदर्श और अंतःकरण या विवेक। ये आदर्श नैतिकता और मूल्यों का समर्थक है, इस बिंदु को भूलना नहीं है। हमने अहम के बारे में क्या पढ़ा था कि बौद्धिक और पारिवारिक संस्कारों के बीच में इसका विकास होता है। यहां क्या बात है? यहां बौद्धिक और पारिवारिक संस्कार हैं ही नहीं, क्या है? आदर्श, नैतिकता और मूल्य, यानी हर तरह से आदर्श और नैतिकता ही हमारे अत्यहम का मूल गुण है। इसलिए इसे आदर्शवादी या पूर्णवादी या परफेक्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। यानी पहला हुआ सुख सिद्धांत, दूसरा हुआ यथार्थ सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत, और तीसरा हुआ परफेक्ट प्रिंसिपल यानी पूर्णतावादी सिद्धांत। इन तीनों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। फ्रायड की मान्यता है कि जब इद के प्रतिरूप अर्थात अभुक्त वासनाएं, क्योंकि इद किसका साथी है? अचेतन मन का, तो वहां अभुक्त वासनाएं यानी वो इच्छाएं जो भोगी नहीं गई, पूरी नहीं हुई, अभुक्त वासनाएं अथवा दमित इच्छाएं बाहर निकलने का मार्ग खोजती हैं, तब मन की तीन स्थितियां बनती हैं। यानी जो जो भावनाएं, जो आकांक्षाएं, जो इच्छाएं हमारी दबती गईं, वे कभी ना कभी तो सिर उठाकर बाहर निकलने का मार्ग खोजेंगी, कि उनकी प्रवृत्ति है। तो जब वे मार्ग खोजती हैं तब तीन स्थितियां फ्रायड ने बताया पैदा होती हैं। वस्तुनिष्ठ स्थिति ऑब्जेक्टिव, स्नायविक स्थिति न्यूरोलिक, और नैतिक यानी मॉरल। अब ये जो तीन स्थितियां पैदा हुई, इनसे तीन प्रकार की चिंताएं जन्म लेती हैं। चिंताएं क्यों जन्म लेंगी? क्योंकि ये वो इच्छाएं हैं जो दबाई गई। तो स्वाभाविक है कि जब ये चेतन जगत में आएंगी तो चिंता का कारण बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये मर्यादाएं इनको रोकने की कोशिश करेंगी। तो वस्तुनिष्ठ यानी बाहरी परिवेश
से उत्पन्न जो चिंता है, जो सामाजिक दबावों से व्यक्त जो चिंता है, वो वस्तुनिष्ठ चिंता हो गई। स्नायविक जो तनाव का कारण है, जो हमारे स्नायुओं में तनाव उत्पन्न करता है, वो स्नायविक चिंता हो गई। और नैतिक मूल्यों के दबाव के कारण जो चिंता उत्पन्न होती है, वो नैतिक चिंता हो गई। तो बाहरी भय से वस्तुनिष्ठ चिंताएं जन्म लेती हैं। अहम के उल्लंघन से ही, अहम क्या था? बुद्धि और पारिवारिक संस्कार। तो उनका उल्लंघन जब हम करते हैं, यानी हमको जो संस्कार मिले हैं, जो मर्यादाएं हमको सिखाई गई बचपन से, हम उसको पार करके बाहर निकलते हैं, तो उसके भय से स्नायविक चिंताएं और अत्यहम का अतिक्रमण करते हैं, यानी सारे आदर्शवाद, क्योंकि इसमें तो आदर्श है, नैतिकता है अत्यहम में, तो इसको जब पार करते हैं तो नैतिक चिंताएं उभर करके सामने आती हैं। और ये तीनों प्रकार की चिंताएं मनोरोगों को उत्पन्न करती हैं। ये तीनों प्रकार की चिंताएं अहम को प्रभावित करती हैं, जिससे अहम सक्रिय होकर दमन का सहारा लेता है। जब अहम को प्रभावित करेंगी ये तीनों चिंताएं, तो अहम क्या करेगा? इन चिंताओं को दबाने की कोशिश करेगा। तो जब दबाएगा तो दो स्थितियां पैदा होती हैं, एक ओर कुछ वासनाएं फूटती हैं और दूसरी ओर उनका दमन भी होता है, यानी वे सिर उठाती हैं और उनको अहम के द्वारा दबाया जाता है। दोनों ही कार्य एक साथ संपन्न होते हैं, यानी संघर्ष की स्थिति चलती रहती है। फ्रायड ने भय को ही दमन का मूल कारण बताया कि ये जो दमन है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है फ्रायड के अनुसार भय, सामाजिक भय, पारिवारिक भय, धार्मिक भय, नैतिक मूल्यों के उल्लंघन का भय। ये बहुत प्रकार के भय हैं जो मनुष्य को अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं करने देते। तो भय ही मूल रूप से दमन का कारण है, जिससे चिंतित होकर हमारा जो अहम है वो दमन का मार्ग अपनाता है। अब ये भय के तीन रूप माने, कौन कौन से? बाह्य भय, जिसको हमने वस्तुनिष्ठ चिंताओं का कारण माना था, सामाजिक भय जो स्नायविक चिंताएं देते हैं, और नैतिक भय जो नैतिक चिंताओं के जनक हैं। ये दमित एवं अतृप्त वासनाएं निरंतर अभिव्यक्ति का मार्ग खोजती रहती हैं, क्योंकि जिसको जितना दबाया जाएगा, हम पानी को भी एक जगह बांध कर रखते हैं दोस्तों, तो जब उसका दबाव बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं से निकलने का रास्ता खोज ही लेता है। तो वही स्थिति होती है हमारी दबाई हुई इच्छाओं और अभुक्त वासनाओं की, कि जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं, यानी अचेतन मन से चेतन मन में आने की कोशिश करती हैं। जब ये वासनाएं अहम और अत्यहम दो, इनको रोकता कौन है? अहम रोकता है और अत्यहम रोकता है। अहम वो है जो बौद्धिकता और संस्कारों में जुड़ा हुआ है, और अत्यहम है जो अत्यधिक आदर्शवादी और नैतिक मूल्यों का समर्थक है। ये रोकने का प्रयास करते हैं, और जब रोकने का प्रयास किया जाता है तो दो चीजें आती हैं सामने। पहली चीज आती है कि ये इच्छाएं दबाने पर नहीं दबती और अतिक्रमण कर लेती हैं, सारी नैतिक यानी अहम और अत्यहम को भी पार कर देती हैं। तो ये विकृत, असामाजिक और भद्दे रूप में अभिव्यक्त होती हैं, और क्या बनती हैं? मानसिक विक्षिप्तता यानी मनोरोगों का कारण बनती हैं। लेकिन जब ये दबाई हुई इच्छाएं उदात्त रूप में अभिव्यक्त होती हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, तब ये क्या बनती हैं? साहित्य और अन्य कला रूपों का जन्म लेती हैं। इसको आप सरल शब्दों में दोस्तों इस तरह से समझ लें कि जब हमारी कोई भी इच्छा दबाई गई, हमने उसे नकारात्मक रूप में लिया कि अच्छा हमें दबाया गया, अब हम किसी भी स्थिति में इसे पूरा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये हमारी उस दबाई हुई इच्छा का विकृत रूप हुआ, जो मानसिक विक्षिप्तता का कारण बनेगा। लेकिन जब हमें दबाया गया, हमारी इच्छा को दबाया गया, और हमने सोचा कोई बात नहीं, ये इच्छा दबी है, लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर ऐसी ही पीड़ा कोई दूसरा व्यक्ति भुगत रहा है तो मैं उसका साथ देकर किसी भी तरीके से उसे इस इच्छा को पूरा करने के मार्ग में सहायक बनूंगा या बनूंगी, तो ये उदात्त रूप हुआ। तो उदात्त रूप में जब ये दबी हुई इच्छाएं अभिव्यक्त होती हैं तो इनका रूप विकृतियों से रहित हो जाता है, परिष्कृत और स्वच्छ और निर्मल रूप धारण कर लेती हैं, और तब
इनसे जो कलाकृतियां, जो विचार जन्म लेते हैं, वो या तो कला रूप, मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला और अन्य संगीत कला आदि, उन सब के जन्म का कारण बनते हैं, या फिर ये साहित्य सृजन का कारण बनते हैं। तो हमको फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद में जिस बात को सबसे, वैसे तो पूरा सिद्धांत हमारे कोर्स में है तो हमें सबकी सारी बारीकियां समझनी है, लेकिन साहित्य से ये किस रूप में जुड़ता है इस बात को ध्यान में देता है कि दबी हुई इच्छाएं जब उदात्त और परिष्कृत रूप में जन्म लेती हैं, सामने आती हैं, तो वे कला और साहित्य के सृजन का आधार बनती हैं। इस बिंदु को आपको याद रखना है। अब तीसरा बिंदु है लिबिडो या काम वृत्ति। फ्रायड के सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि वे हर काम के मूल में काम वृत्ति को मानते हैं। फ्रायड मनुष्य के सभी जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके मूल में वे काम वृत्ति को मानते हैं। उनके अनुसार धर्म, अर्थ, साहित्य, संस्कृति, इन सब की मूल प्रेरणा क्या है? काम वृत्ति यानी लिबिडो। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सारे जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, साहित्य से संबंधित हो या संस्कृति से संबंधित हो, फ्रायड मानते हैं कि इन सब के मूल में काम वृत्ति मनुष्य की विद्यमान होती है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य की कुंठित और दमित असामाजिक इच्छाएं और प्रवृत्तियां ही उदात्त और परिष्कृत रूप में अभिव्यक्त होकर विविध कलाओं और संस्कृतियों का निर्माण करती हैं। इस बात को हमने पहले पिछली बार में पढ़ लिया, समझ लिया। फ्रायड साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा भी क्या मानते हैं? काम वृत्ति को मानते हैं, क्योंकि सारे क्रियाकलाप उनके अनुसार काम वृत्ति के मूल के कारण ही अभिव्यक्त होते हैं, या सृजन सारे काम वृत्ति के कारण ही होते हैं। तो मूल प्रेरणा का काम वृत्ति है, तो साहित्य की भी मूल प्रेरणा फ्रायड के अनुसार क्या है? काम वृत्ति। कल्पनाशील होने के कारण, अब साहित्य में कई काम वृत्ति कैसे काम आती है कि साहित्यकार स्वभाव से, कोई भी कलाकार स्वभाव से कल्पनाशील होता है, तो जो काम वृत्तियां उसकी अतृप्त हैं उन काम वृत्तियों को वो साहित्य में काम प्रतीकों के रूप में अभिव्यक्त करता है और साहित्य का सृजन करता है। और जब वो प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त होती हैं तो उनका रूप उदात्त और परिष्कृत हो जाता है, तो उसके कारण एक श्रेष्ठ साहित्य जन्म लेता है। ऐसी मान्यता है फ्रायड की। उनकी दृष्टि में कला और साहित्य सृजन काम प्रतीकों का ही पुनर्निर्माण है। उनके अनुसार जितने भी कला रूप हैं, जितने भी साहित्य के रूप हैं, वो सब जो काम प्रतीक हैं, जो दबे हुए काम प्रतीक हैं, जो अभुक्त इच्छाएं हैं, उनका पुनर्सृजन है। कलाकार की सृजन प्रक्रिया को पूरी तरह समझकर ही कला के रहस्य को समझा जा सकता है। यानी क्योंकि ये हम जो जितनी भी साहित्य सृजन है, कला है, वो काम प्रतीकों का फिर से सृजन है, इसलिए यदि हम कलाकार की सृजन प्रक्रिया को समझ लेंगे तो हम उसकी कला के मर्म को भी समझ पाएंगे। ये कविता क्यों लिखी, ये मूर्ति क्यों बनाई, किस मनोवेग से प्रभावित थी, ये तब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फ्रायड के मतानुसार केवल कला ही नहीं वरन प्रत्येक सर्जनात्मक क्रिया में अचेतन मन की वासनाएं विद्यमान होती हैं, क्योंकि अचेतन मन को उन्होंने महत्व दिया। और काम प्रतीक कौन से हैं, काम वासनाएं कौन सी हैं? जो दबी हुई कुंठाएं हैं वो। तो ऐसी स्थिति में अचेतन मन की वासनाएं उनके हिसाब से हर सृजन में विद्यमान होती हैं। इस दृष्टि से स्वप्न, कल्पनाएं, योजनाएं, सभी मानसिक व्यापार कविता या कला के समान ही काम तृप्ति के रूप हैं। यानी मनुष्य जो सपने देखता है वो भी उनके काम प्रतीकों की अभिव्यक्ति है, मनुष्य जो कल्पनाएं करता है वो भी उनके काम प्रतीकों की अभिव्यक्ति है, और जो योजनाएं बनाता है अपने भावी जीवन के विषय में वो भी उनके उसी काम प्रतीकों की अभिव्यक्ति है। ये सभी मानसिक व्यापार कविता या कला के समान ही अलग अलग रूप हैं। केवल काम प्रतीकों का प्रयोग फ्रायड कह रहे हैं कविता और कला रूपों में ही नहीं होता, बल्कि आम जिंदगी, क्योंकि हर व्यक्ति साहित्यकार नहीं है, हर व्यक्ति कलाकार नहीं है, लेकिन दमित इच्छाएं सबकी हैं। तो उनकी जो कवि या कलाकार नहीं है उनकी दमित इच्छाएं किस रूप में सामने आती हैं? स्वप्न के रूप में, कल्पनाओं के रूप में और अलग अलग प्रकार की सुंदर योजनाओं के रूप में। अब आता है अगला बिंदु, विभिन्न वृत्तियां। फ्रायड के अनुसार प्रत्येक नैसर्गिक वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट का एक उद्गम होता है, एक सोर्स होता है, एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन होता है और एक प्रेरक संवेग होता है। अब इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले समझना है नैसर्गिक वृत्ति क्या है।
मूलभूत जो प्रवृत्ति है किसी व्यक्ति की, जो प्रकृति ने हमको दी है, वो नैसर्गिक वृत्ति है जिसमें बनावट बिल्कुल भी नहीं है। तो वो नैसर्गिक वृत्ति होती है। तो हर नैसर्गिक वृत्ति का जन्म किसी न किसी एक सोर्स यानी स्रोत से होता है। जन्म का कोई ना कोई कारण होता है, और जन्म जब लेती है कोई नैसर्गिक वृत्ति, कोई मूलभूत प्रवृत्ति, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि क्यों पैदा हुई वो वृत्ति, उसका एक उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाए, उसके लिए लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन होता है, और एक ऐसा वेग होता है, एक ऐसे मनोभाव होता है जो प्रेरित करता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो जो अन्य वृत्तियां हमारे साहित्य सृजन में, कला प्रतीकों के सृजन में काम आती हैं, वो उसके मूल में ये सिद्धांत है फ्रायड का कि हर व्यक्ति में, हर साहित्यकार में, हर कलाकार में एक मूलभूत नैसर्गिक वृत्ति होती है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि किसी में मूर्ति कला या चित्र बनाने की नैसर्गिक वृत्ति है, प्रकृति ने उसे वो प्रतिभा दी है, तो उस नैसर्गिक वृत्ति का एक स्रोत हुआ, उद्गम हुआ। उस उद्गम के बाद उसका एक लक्ष्य क्या है कि कोई भी एक चित्र उसको बनाना है, हर हाल में वो उसका लक्ष्य है। अब कोई ना कोई ऐसा रास्ता वो वृत्ति ढूंढेगी जिस पर चल करके वो उस चित्र बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। तो वो रास्ता क्या हुआ, लक्ष्य प्राप्ति का साधन हुआ। और जब वो चित्र प्राप्त बनने की प्रक्रिया में आएगा तो वो चित्र पूर्णता को प्राप्त हो, उसके लिए उस कलाकार के चित्त में कोई ना कोई संवेग, कोई ना कोई प्रबल मनोवेग ऐसा उत्पन्न होगा जो उसे प्रेरित करेगा, उसे श्रेष्ठतम रूप में निर्मित करने में वो प्रेरक संवेग होगा। तो इस तरह से उन्होंने साहित्य, कला आदि के रूप में, एक आधार के रूप में इन वृत्तियों का विश्लेषण किया। शारीरिक उत्तेजना वृत्ति का उद्गम। अब यहां बात की गई है एक नैसर्गिक वृत्ति होती है, अब उसका उद्गम, उसका स्रोत, उसके जन्म का स्रोत क्या माना फ्रायड ने, शारीरिक उत्तेजना उस वृत्ति का उद्गम होती है। शारीरिक उत्तेजना से मुक्ति पाना उस वृत्ति का लक्ष्य है। उत्तेजना से मुक्ति कब होगी, जब हम उस लक्ष्य को, जिस कारण से वो नैसर्गिक वृत्ति पैदा हुई है, उसको हम पूरा कर लेंगे, तो उसका लक्ष्य हो गया। और जिस माध्यम से वो लक्ष्य प्राप्त होगा वो लक्ष्य प्राप्ति का साधन हो गया। वृत्ति को उत्तेजित करने वाली जो शक्ति है, जो उसे बिल्कुल चरम बिंदु पर, पूर्णता पर पहुंचाती है, वो उसका संवेग यानी प्रेरक बल हो गया। फ्रायड की धारणा है कि अहम और अत्यहम के प्रोत्तेजक बल का प्रयोग वृत्ति के उद्देश्य की पूर्ति में लग सकता है और उद्देश्य पूर्ति के मार्ग में अवरोध भी खड़े कर सकता है। यानी इस बात को हम कैसे समझेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि जब अचेतन मन की जो धारणाएं हैं, जो कुंठाएं हैं, वो चेतन मन पर आने लगती हैं, तो उसे दबाता कौन है, अहम, जो बौद्धिकता और संस्कारों से बना है, और अत्यहम जो नैतिक मूल्यों में जकड़ा हुआ है, मर्यादाओं और वर्जनाओं में जकड़ा हुआ है। तो जब ये दबाएगा उसको, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, उस वृत्ति का उद्देश्य क्या है, उस वृत्ति का उद्देश्य है चेतन मन पर आकर अभिव्यक्त होना। तो जब अहम और अत्यहम उसको दबाएंगे, उनका प्रोत्तेजक बल, उनका दमनकारी जो बल है, वो उस वृत्ति के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक भी हो सकता है और उसमें रुकावट भी पैदा कर सकता है। यानी अहम और अत्यहम का प्रोत्तेजक जो बल है, प्रोत्तेजक बल का मतलब हुआ उसको बढ़ाने वाला, उत्तेजित करने वाला जो बल है, वो दो तरीके से काम करता है। एक तो वो वृत्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगी, और दूसरा प्राप्त नहीं कर पाएगी तो हो सकता है कि ये प्रोत्तेजक बल उसकी पूर्ति के, उसके उद्देश्य की पूर्ति के मार्ग में रुकावट पैदा करे। यानी अहम और अत्यहम का प्रोत्तेजक बल काम के लिए साधक भी हो सकता है किसी भी वृत्ति के लिए, और बाधक भी हो सकता है। फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद को एक गत्यात्मक विधि के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें मनुष्य का मानसिक जीवन प्रेरक एवं नियंत्रक शक्तियों की पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के रूप में गतिमान रहता है। अब ये मनोविश्लेषणवाद की एक गत्यात्मक विधि क्या है कि मानसिकता, मनुष्य की जो मनोवृत्ति है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है, वो निरंतर गतिशील रहता है। और गतिशीलता का कारण क्या है, द्वंद्व, जो परस्पर विरोधी
मनोवृत्तियों में जो द्वंद्व होता है, जो चेतन और अचेतन और अत्यहम और अहम में जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उस संघर्ष के फलस्वरूप ये मनोवृत्तियां, ये मानसिकता, ये मनोविश्लेषणवाद गतिशील होता है, ऐसा मानना था फ्रायड का। इसलिए उन्होंने मनोविश्लेषणवाद को एक गत्यात्मक विधि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने चर्चा की फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद की। उम्मीद करती हूं कि मनोविश्लेषणवाद की एक एक बारीकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले सत्र में हम एडलर और जुंग के मनोविश्लेषणवाद के अलग अलग सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए, अगले सत्र के इंतजार में रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।